हमारे पास आज कक्षा 8 के भूगोल के अध्याय 2 के संपूर्ण रिवीजन नोट्स हैं। ये कोई आम विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन यही है कि हम इस पीडीएफ नोट्स के हर एक पेज, हर एक लाइन और हर एक हेडिंग को उसी क्रम में पढ़ें और फिर उसे एक शिक्षक की तरह आसान भाषा में समझें, ताकि बोर्ड परीक्षा के स्तर के विद्यार्थियों के साथ साथ हर किसी के कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाएं। हम चित्रों और डायग्राम को भी बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं पहले पेज की हेडिंग से शुरुआत करता हूं। पीडीएफ में लिखा है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, संपूर्ण रिवीजन नोट्स। और इसी के ठीक नीचे एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है। हाँ, यहाँ चित्र में दिखाया गया है पृथ्वी की अलग अलग परतें। किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ है और एक तालाब के पास बाघ और हिरण एक साथ पानी पी रहे हैं। ये चित्र दरअसल इस पूरे अध्याय का सार है। ये दिखाता है कि कैसे भूमि, जल, वनस्पति और वन्यजीव एक दूसरे के साथ शांति से सह अस्तित्व में हैं। बिल्कुल। अब पेज 2 पर चलते हैं। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प कहानियां दी गई हैं। मैं पहली कहानी पढ़ता हूँ। माम्बा, तंजानिया। माम्बा अफ्रीका की तंजानिया में रहती है। उसका इलाका पथरीला है और पानी की भयंकर कमी है। अफ्रीका का वो हिस्सा काफी शुष्क है। जी। और नोट्स में आगे लिखा है कि वह और उसका परिवार पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, लेकिन दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी सिर्फ इतना ही अनाज उग पाता है कि उनका गुजारा हो सके। और इसके ठीक विपरीत एक दूसरी कहानी भी है, पीटर की, जो न्यूजीलैंड में रहता है। हाँ, पीटर की दुनिया एकदम अलग है। पीडीएफ के अनुसार उसके पास हरे भरे विस्तृत घास के मैदान हैं, उसके परिवार के पास ऊन का कारखाना है और वे पूरी तरह से वैज्ञानिक विधि से भेड़ पालन करते हैं। वहां आधुनिक तकनीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो पृथ्वी तो एक ही है, फिर दोनों के जीवन में इतना अंतर क्यों है? इसका जवाब नोट्स की अगली ही लाइन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। मैं शब्द शब्द पढ़ता हूं। यह भिन्नता भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और तकनीकी उपलब्धता के कारण है। एकदम सटीक बात है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो पीटर मम्बा से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। बस बात यह है कि मम्बा की जो भौगोलिक स्थिति है वो पथरीली है। वहाँ उपजाऊ मिट्टी और पानी की कमी है, जो उसके हर दिन के संघर्ष को बढ़ा देती है। बिल्कुल। वहीं पीटर के पास अनुकूल जलवायु है, घास के मैदान है और सबसे बड़ी बात आधुनिक तकनीक है। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे 2 लोगों को खाना बनाने का काम दिया जाए। एक के पास सिर्फ सूखी लकड़ियां और कुछ मुट्ठी भर कच्चा अनाज हो। हाँ, और दूसरे के पास एकदम आधुनिक गैस स्टोव, सारे मसाले और बेहतरीन बर्तन हो। परिणाम तो उनके संसाधनों पर ही निर्भर करेगा ना। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। यही कारण है कि दुनिया में संसाधनों का वितरण एक समान नहीं है। अब अगर वितरण की बात हो ही रही है तो पेज 3 पर एक बहुत ही हैरान करने वाला पाई चार्ट दिया गया है। हाँ, भूमि और जल के प्रतिशत वाला। जी। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक गोल पाई चार्ट जिसमें 30% हिस्सा भूरे रंग से भूमि को दर्शाता है और 70% हिस्सा नीले रंग से जल को दिखाता है। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर 70% पानी है। लेकिन इसके नीचे जो लाइन लिखी है वो चौंकाने वाली है। नोट्स के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के केवल 30% भाग पर ही रहती है। अरे बाप रे! मतलब दुनिया की लगभग पूरी आबादी उस छोटी सी 30% जमीन के भी 1/3 हिस्से में ठसाठस भरी हुई है। बिल्कुल। बाकी की 70% जमीन या तो विरल जनसंख्या वाली है या निर्जन है। ऐसा क्यों है भला? देखिए, इंसान हर जगह नहीं रह सकता। जो बाकी जमीन है ना, वहाँ या तो बहुत ऊंचे और दुर्गम पहाड़ है या भयंकर सूखे रेगिस्तान है, या फिर भूमध्य रेखा के घने जंगल होंगे। हाँ, इंसान हमेशा मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में बसना पसंद करता है, चाहे खेती आसानी से हो सके। इसीलिए कुछ ही जगहों पर इतनी घनी आबादी है। समझ गया। अब इसी पेज पर भूमि उपयोग की हेडिंग है। यहाँ स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है निजी भूमि और दूसरा है सामुदायिक भूमि। और ब्रैकेट में इसे साझा संपत्ति संसाधन भी लिखा गया है। हाँ, निजी भूमि तो समझ आती है, जैसे किसी का अपना घर या अपना खेत। लेकिन ये सामुदायिक संपत्ति संसाधन क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो जमीन है जो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय की है। जैसे गांव का कोई चारागाह हो गया, जहां सब अपने जानवर चराते हैं। अच्छा,
या फिर कोई जंगल जहां से लोग औषधियां या लकड़ियां लाते हैं? बिल्कुल सही। इस पर पूरे समुदाय का हक होता है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सबकी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपनी ही जमीन को बचा नहीं पा रहे हैं। पेज 4 पर भूमि संसाधनों का संरक्षण और खतरे हेडिंग दी गई है। उसमें क्या क्या खतरे बताए गए हैं? पीडीएफ में साफ लिखा है, भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरे हैं। और इसके साथ ही एक बहुत ही गंभीर वस्तुस्थिति अध्ययन यानी केस स्टडी दी गई है भूस्खलन के बारे में। जी, नोट्स में लिखा है, वस्तुस्थिति अध्ययन भूस्खलन, पंगी गांव, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। और यहां चित्र में दिखाया गया है, एक पहाड़ का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया है और पूरी सड़क तबाह हो गई है। ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है पहाड़ों में। नोट्स बताते हैं कि वहां भयंकर भूस्खलन हुआ, जिससे महामार्ग 22 का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। लेकिन सबसे रोचक बात जो यहां लिखी है वो इसके कारण के बारे में है। हाँ, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अक्सर ये प्राकृतिक नहीं होता। बिल्कुल, नोट्स में कारण लिखा है, पंगी गांव के पास हाईवे पर तीव्र विस्फोटन, मतलब इंसान ने सड़क चौड़ी करने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया। देखिए, जब आप पहाड़ों में विस्फोट करते हैं तो अंदर की चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। फिर जरा सी बारिश होती है और पूरा पहाड़ खिसक जाता है। ये इंसान की गलती का नतीजा है। तो क्या हम विकास करना छोड़ दें? इसके समाधान क्या दिए गए हैं नोट्स में? समाधान बहुत स्पष्ट है। नोट्स में बचाव के तरीके लिखे हैं। पहला है वनारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं ना? बिल्कुल। और दूसरा बहुत ही तकनीकी तरीका है, प्रतिधारी दीवार का निर्माण। प्रतिधारी दीवार मतलब? रिटेंशन वॉल। ये कैसे काम करती है? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये ढलान के बिल्कुल नीचे कंक्रीट या पत्थरों की एक मजबूत दीवार होती है। अगर ऊपर से पहाड़ खिसकता भी है तो ये दीवार मलबे को सड़क या गांव तक आने से रोक लेती है। ये तो जमीन को खिसकने से रोकने की बात हुई, लेकिन अगर हमारे पास इतनी कम उपयोगी जमीन है तो हम लगातार वनों को क्यों काट रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बढ़ती आबादी, खेती के लिए ज्यादा जमीन की मांग और शहरीकरण, यही सब कारण है कि हम प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। चलिए अब पेज 5 पर चलते हैं। यहां मृदा यानी सॉइल की बात की गई है। मैं पहले परिभाषा पढ़ता हूं। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जी, और ये सिर्फ मिट्टी या धूल नहीं है। हाँ, क्योंकि इसी पेज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या आप जानते हैं वाला बॉक्स है। इसमें लिखा है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों वर्ष? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसके बनने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक बहुत ही शानदार डायग्राम दिया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि केंद्र में मृदा रेखा है और उससे 5 तीर अलग अलग दिशाओं में निकल रहे हैं। ये 5 तीर असल में मृदा निर्माण के 5 मुख्य कारक हैं। मैं पीडीएफ से इन 5 के नाम पढ़ता हूं। जनकशैल, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, जंतु और सूक्ष्मजीव और समय। अगर मैं एक शिक्षक की तरह इसे समझाऊं तो जनकशैल यानी पेरेंट रॉक वो मूल चट्टान है जो टूटकर मिट्टी बनती है। यह तय करती है कि मिट्टी का रंग और खनिज कैसे होंगे। और उच्चावच का क्या मतलब है? उच्चावच मतलब जमीन की ऊंचाई और ढलान। अगर ढलान तेज है तो मिट्टी वहां रुकेगी नहीं। अच्छा, और जलवायु तो तापमान और बारिश है जो चट्टानों को तोड़ती हैं? एकदम सही। और वनस्पति और सूक्ष्म जीव मिट्टी में सड़े गले पत्ते मिलाकर ह्यूमस बनाते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। और इन सब को काम करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है समय। बिल्कुल। अब क्योंकि ये मिट्टी इतनी अनमोल है तो इसे बचाना भी जरूरी है। पेज 6 और 7 पर मृदा संरक्षण की विधियां दी गई हैं। मैं एक एक करके इनके नाम पढ़ता हूं। जी बताइए। पहला है मल्च बनाना, दूसरा है वेदिका फॉर्म, तीसरा समुच्च रेखीय जुताई, चौथा रक्षक मिखलाएं, पांचवा बीज की फसल उगाना और छठा है चट्टान बांध। नाम थोड़े तकनीकी लग रहे होंगे लेकिन इनके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। हाँ, और हर विधि के साथ एक चित्र भी है। जैसे वेदिका फॉर्म के चित्र में पहाड़ों पर सीढ़ियों की तरह खेत बने हुए हैं। वेदिका फॉर्म या टेरेस फार्मिंग पहाड़ों के लिए होती है। अगर आप सीधी ढलान पर खेती करेंगे तो बारिश का पानी सारी उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाएगा।
तो वो सीढ़ियां बनाकर क्या होता है? सीढ़ियां बनाने से पानी की गति टूट जाती है। पानी हर सीढ़ी पर रुकता है, जिससे मिट्टी अपनी जगह पर सुरक्षित रहती है। अरे वाह! इसी तरह समुच्च रेखीय जुताई का भी चित्र है, जिसमें पहाड़ की गोलाई के साथ गोल गोल घुमाकर हल चलाया गया है। हाँ, इसे कंटूर प्लॉइंग कहते हैं। ऊपर से नीचे हल चलाने के बजाय आड़ी जुताई करने से पानी के रास्ते में एक प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर बन जाता है। और ये रक्षक मेखलाएं क्या हैं? चित्र में एक खेत के किनारे पेड़ों की एक लंबी कतार लगी हुई है। यह उन इलाकों के लिए है जहां तेज हवा चलती है, जैसे रेगिस्तान या समुद्र तट। हवा मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा ले जाती है। अच्छा, तो खेत के किनारे बड़े पेड़ लगा देने से हवा की गति कम हो जाती है? बिल्कुल, इसे शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। पेड़ों की कतार एक दीवार का काम करती है। और वो मल्च बनाना क्या होता है? मल्च बनाने में किसान पौधों के बीच की खाली जमीन को पुआल या सूखी घास से ढक देते हैं। यह मिट्टी को एक कंबल उड़ाने जैसा है। मतलब ताकि मिट्टी की नमी धूप में उड़ ना जाए? एकदम सही। नमी बनी रहती है और मिट्टी सूख कर उड़ती नहीं है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं इन सारी विधियों को देखूं तो मुझे एक बात समझ आती है। वो क्या? कीबे हैं। बहुत ही बढ़िया निष्कर्ष निकाला आपने। यही इनका मूल सिद्धांत है, प्रकृति की विनाशकारी ताकतों के सामने प्राकृतिक रुकावटें खड़ी करना। इसी पेज के अंत में भारत की कुछ मिट्टियों के नाम भी लिखे हैं: जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। हाँ, ये भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। चलिए अब पेज 8 पर आते हैं। यहाँ एक ऐसे संसाधन की बात है जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है: जल। हाँ, जल ग्रह होने के बावजूद हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चित्र है। चित्र में दिखाया गया है कि एक बड़ी बाल्टी है और उसके बगल में पानी की एक छोटी सी बूंद है। यह चित्र पानी के वितरण को बहुत अच्छे से समझाता है। मैं इसके आंकड़े बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूं जैसे नोट्स में लिखे हैं। कुल जल 100% है। इसमें से अलवणीय यानी मीठा जल सिर्फ 2.7% है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त जल केवल 1% है। सोचिए जरा, पूरी दुनिया का कुल पानी 100% है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 1% का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ 1%। बाकी का मीठा पानी कहाँ गया? नोट्स के अनुसार जो बाकी मीठा पानी है उसका लगभग 70% हिस्सा बर्फ की चादरों और हिमानियों यानी ग्लेशियरों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में कैद है। ये तो सच में डराने वाला आंकड़ा है। पूरी मानवता, हमारे खेत, जानवर सब उसी 1% पानी पर जिंदा हैं। हाँ, और विडंबना ये है कि हम उस 1% को भी बर्बाद कर रहे हैं। यही बात पेज 9 पर लिखी है। हेडिंग है जल संसाधनों का प्रदूषण और कारण में साफ साफ लिखा है अशोधित वाहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक प्रवाह। अशोधित वाहित मल का मतलब है हमारे घरों और सीवर का गंदा पानी जो बिना ट्रीटमेंट के सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है यमुना नदी का एक भयानक नजारा। पानी के ऊपर झाग तैर रहा है और किनारे पर कचरे का ढेर है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमारा कचरा और खेती के रसायन हमारी ही नदियों को मार रहे हैं। तो पीडीएफ में इसका समाधान क्या बताया गया है? नोट्स में जल संरक्षण के तरीके हेडिंग के तहत लिखा है वनस्पति आवरण बढ़ाना, जल संग्रहण, स्प्रिंकलर और ग्रिप सिंचाई। देखिए, खेती के लिए पानी तो चाहिए ही, लेकिन स्प्रिंकलर यानी फव्वारे से सिंचाई करने पर पानी कम बर्बाद होता है। और नोट्स में यह भी लिखा है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। ड्रिप सिंचाई सच में एक जादू की तरह है। इसमें पाइपों के जरिए पानी सीधा पौधे की जड़ों में बूंद बूंद टपकता है। इससे पानी जरा भी बर्बाद नहीं होता। चलिए अब पेज 10 और 11 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की बात की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हम जीव मंडल या बायोस्फीयर को समझेंगे। बिल्कुल, मैं जैव मंडल की परिभाषा पढ़ता हूँ। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है, जैव मंडल कहलाता है। और इसी जैव मंडल में सभी जीवित प्रजातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, जिसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। नोट्स में वन्य जीवन की उपयोगिता भी लिखी है कि कैसे वो हमें दूध, मांस, शहद देते हैं और रेशम कीट से रेशम मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही
खास पक्षी का जिक्र है। आप गिद्ध की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, पीडीएफ की लाइन है, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। अपमर्जक यानी सफाई कर्मचारी। देखिए, अगर जंगलों में मरे हुए जानवरों को कोई ना खाए तो भयंकर बीमारियां फैल जाएंगी। गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मचारी हैं। ये बहुत अहम बात है। इसी के नीचे प्राकृतिक वनस्पतियों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरा नाम पढ़िए उनके। वन, घासस्थल, गुल्म और टुंड्रा। और इनके चित्र भी हैं। वनों के चित्र में बड़े बड़े पेड़ हैं, घासस्थल में सिर्फ घास और छोटे पौधे हैं, गुल्म के चित्र में कंटीली झाड़ियां हैं और टुंड्रा के चित्र में सिर्फ बर्फ के बीच थोड़ी सी काई दिख रही है। इसे ऐसे समझें कि तापमान और बारिश ही ये तय करते हैं कि कहाँ कैसी हरियाली होगी। जहाँ भारी बारिश होती है वहाँ विशाल पेड़ उगते हैं। अच्छा, और जहाँ बारिश कम होती है? जहाँ बारिश कम है, जैसे रेगिस्तान, वहाँ पौधे अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लेते हैं ताकि पानी वाष्पीकृत ना हो। उन्हें हम गुल्म या झाड़ियाँ कहते हैं। और ठंडे इलाकों में सिर्फ टुंड्रा वनस्पति होती है। समझ गया। अब पेज 12 और 13 पर आते हैं। यहाँ वन्य जीवन के विनाश के खतरे बताए गए हैं। इंसान का लालच यहाँ भी साफ दिखता है। बिल्कुल। नोट्स में प्राकृतिक कारणों के अलावा इंसानी कारण लिखे हैं। वनों की कटाई, निर्माण कार्य, दावानल और अनाधिकार शिकार। दावानल यानी जंगल की आग, जो अक्सर इंसानों की छोड़ी गई किसी जलती हुई माचिस या लापरवाही से लगती है। और अनाधिकार शिकार से तो बाघ और गैंडे जैसे जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच इंसानी दखल का सबसे दुखद उदाहरण पेज 13 के एक क्या आप जानते हैं बॉक्स में दिया गया है। हाँ, डिक्लोफिनेक दवा वाली घटना। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं इसे शब्दशः पढ़ता हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इब्यूप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे इंसान का एक छोटा सा कदम पूरी खाद्य श्रृंखला को तबाह कर सकता है। मतलब एक आम दर्द निवारक दवा से गिद्ध मरने लगे, ऐसा कैसे? देखिए, डिक्लोफिनेक मवेशियों को उनके दर्द के इलाज के लिए दी जाती थी। जब उन मवेशियों की मौत हो जाती तो गिद्धों ने खाते थे। और वो दवा गिद्धों के शरीर में चली जाती थी। एकदम सही। और वो दवा गिद्धों के लिए इतनी जहरीली थी कि उनकी किडनी फेल होने लगी। देखते ही देखते हमारे प्राकृतिक सफाई कर्मचारी विलुप्त होने की कगार पर आ गए। बाद में इस दवा पर बैन लगाना पड़ा। ये सच में डरावना है कि हमारी एक मामूली सी दवा प्रकृति पर इतना भारी पड़ सकती है। शायद इसीलिए वन्य जीवों को बचाने के लिए कुछ उपाय भी नोट्स में दिए गए हैं। जी, क्या उपाय लिखे हैं? पहला है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाना, और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका नाम है CITES। साइट्स, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। हाँ, पीडीएफ के अनुसार इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा न हो। ये एक बहुत ही सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो जानवरों की तस्करी रोकता है। चलिए, अब हम इस पीडीएफ के आखिरी पड़ाव पेज 14 और 15 पर आ गए हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और मुख्य शब्दावली दी गई है। मैं जल्दी से क्या आप जानते हैं कि बॉक्स पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल। पहला है ब्रह्म कमल। ये एक दुर्लभ औषधीय पौधा है। दूसरा है किलकिला पक्षी, जिसे किंगफिशर भी कहते हैं, और ये जलीय जीवों पर निर्भर है। तीसरा है वनो महोत्सव, जो लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है। और संसाधनों के पुनः उपयोग का भी जिक्र होगा। हाँ, लिखा है कि हमें पुरानी अखबारों और बांस से हस्तशिल्प बनाकर पुनः उपयोग करना चाहिए। ये सब छोटे छोटे प्रयास हैं जो जागरूकता बढ़ाते हैं। और अब परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 मुख्य शब्दावलियां दी गई हैं। ये परीक्षा के लिए एकदम रामबाण है। मैं इनका एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, आप नाम पढ़िए। ठीक है। पहला, साझा संपत्ति संसाधन। वह जमीन जो पूरे समुदाय की है, जैसे चारागाह। दूसरा, मल्च बनाना। खेतों में पौधों के बीच खाली जमीन को पुआल से ढकना ताकि नमी बनी रहे। तीसरा, अपमार्जक। मृत जीवों को खाने वाले सफाई कर्मचारी, जैसे गिद्ध। चौथा, प्रतिधारी दीवार। भूस्खलन को रोकने के लिए ढलान के नीचे बनाई गई कंक्रीट की दीवार। और आखिरी है CITES साइट। लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को रोकने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
बहुत खूब। और इस पीडीएफ की आखिरी लाइन, जिसे मैं शब्दशः पढ़ रहा हूं, पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, इनका संरक्षण हमारा कर्तव्य है। इस लाइन में इस पूरे अध्याय का सार छिपा है। ये नोट्स सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।